हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, विशेषताएं और सीमाएं आदि के बारे में बताने जा रही हूं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी एग्रीगेट चरों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आय और रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण तथा इससे संबंधित समस्याओं व उनके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार आदि सिद्धांत भी शामिल किए जाते हैं। आय और रोजगार के जैसे निर्धारक तत्व हैं उपभोग, निवेश, विदेशी व्यापार आदि भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनका भी अध्ययन आय एवं रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा देखिए, समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति आदि का भी अध्ययन करते हैं। तीसरा समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास तथा नियोजन भी है। यह सिद्धांत विकसित और विकासशील दोनों देशों में लागू होता है। इसके अंतर्गत विकास और नियोजन की विधियों और उनकी तकनीक का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत, आय, उत्पादन और रोजगार में होने वाले चक्रीय उतार चढ़ावों को व्यापार चक्र कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभाव और उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, इनके उपायों का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए बौद्धिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापारिक नीति का उपयोग किया जाता है। उन सब के बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, व्यापार चक्रों का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार की शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन आदि सब का अध्ययन भी हम समष्टि आर्थिक विश्लेषण में करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो मैं 5 पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ। आय व रोजगार का सिद्धांत, समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तथा विनिमय का सिद्धांत। नेक्स्ट है वितरण का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का विश्लेषण और अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा तथा बैंकिंग सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। एंड लास्ट वन है राजस्व का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं।
समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। फर्स्ट वन है व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में प्रायोगिक व्यवस्था या गतिशील व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक हितों पर ध्यान। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह या समग्र का ध्यान अधिक रखा जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में संलग्न हैं। आप लोग को सबको मालूम है कि नियोजन के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा सामूहिक हितों पर, समग्र चरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निर्भरता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या व्यष्टि अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता, लेकिन समस्त मात्राएं परस्पर इतनी अंतर संबंध होती है कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर पर भी परिवर्तन हो जाती हैं। अतः इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता नहीं पाई जाती, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र चरों के मध्य अंतः संबंधता और पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। वृहद विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें व्यापक विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख सीमाएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं जिन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है संरचना की भ्रांति। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भ्रांति रहती है, अर्थात कुल आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़ होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही हो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, समग्र के लिए भी सही हो। जैसे एक व्यक्ति यदि बैंक से अपनी जमा राशि निकालता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सभी जमाकर्ता एक साथ अपनी जमा राशियों को बैंक से निकालना चाहेंगे तो बैंक वित्तीय संकट से घिर जाएंगे, क्योंकि वे सबको एक साथ नगद राशि देने की स्थिति में नहीं होते। इसी प्रकार से यदि एक कृषक की पैदावार अधिक हो जाती है, उसकी क्रॉप अच्छी हो जाती है, तो उसकी आमदनी, उसकी आय भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि सभी किसानों की रिकॉर्ड फसल हो जाए, बम्पर उत्पादन हो जाए, तो कृषिगत आमदनी बढ़ने की अपेक्षा घट जाएगी। इसी प्रकार से यदि एक अकेले व्यक्ति को अधिक मुद्रा प्राप्त होती है, अधिक पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो उत्तम स्थिति में होगा। लेकिन यदि सभी व्यक्तियों को अधिक मुद्रा मिल जाती है तो कोई भी उत्तम स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि सभी व्यक्तियों को अधिक मुद्रा प्राप्त हो जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा नहीं बढ़ने पर कीमत स्तर ऊंचा हो जाएगा, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। तो हम इसे समष्टिगत विरोधाभास भी कहते हैं, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन भी कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो बात किसी एक अंश के लिए, किसी पार्ट के लिए सही है, वह समग्र के लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं है, अथवा इसे हम जोड़ संबंधी विभ्रम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम अर्थव्यवस्था में दे सकते हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही है वह समस्त समाज के लिए गलत हो सकती है। दूसरी इसकी सीमा है व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना। व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना करते हैं। जैसे सामान्य कीमत स्तर
स्थिर रहने पर भी खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे गरीब वर्ग को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अर्थात जब भी हम समग्रों का विवेचन करते हैं उस समय उनके घटकों की बनावट, प्रकृति और ढांचे पर ध्यान नहीं देते। अर्थात हम व्यक्तिगत तथ्यों को दिया हुआ मानकर चलते हैं, जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में परस्पर संबंध की अवहेलना। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समूह बनाने वाले तत्व इस प्रकार नहीं होने चाहिए कि उनमें संबंध ही नहीं हो। जैसे 6 से प्लस 7 से एक सार्थक समूह है, उनको हम जोड़ सकते हैं, इसका मतलब हो गया 13 से। लेकिन जब हम कहें 6 से प्लस 7 संतरे, तो इनको जोड़ना संभव नहीं है। हम केवल ये लिख सकते हैं 13 फल। तो यह समूह निश्चित रूप से ही निरर्थक समूह है, क्योंकि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से यदि निरर्थक समूह के आधार पर अध्ययन किया जाए तो हमारे निष्कर्ष न केवल अशुद्ध होंगे, बल्कि वो भ्रामक मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाली भी होंगे। एंड लास्ट पॉइंट है समग्र में सम्मिलित होने वाली इकाइयों को भाग देने में कठिनाई। हम लोग सब जानते हैं कि समग्र में सम्मिलित विभिन्न इकाइयों का भार या महत्व समान नहीं होता। कुछ इकाइयाँ अधिक महत्वपूर्ण होती है और कुछ इकाइयाँ कम महत्वपूर्ण, लेकिन उन इकाइयों को उनके महत्व के आधार पर भार देना जटिल कार्य होता है। यदि हमने उनके महत्व के आधार पर किसी को कम या अधिक भार दे दिया तो हमारे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। धन्यवाद। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। थैंक यू।